दोस्तों, जिंदगी में हमें बहुत कुछ विरासत में मिल सकता है, लेकिन सबसे कीमती वो सबक होता है जो हमें जीना सिखाता है। आज की कहानी है एक ऐसे बिगड़े हुए लड़के की जिसे अपने अमीर दादा की मौत के बाद लगा था कि अब उसको करोड़ों की दौलत मिल जाएगी, लेकिन उसे मिला कुछ ऐसा जिसकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा थी। 12 खास तोहफे और हर तोहफे के साथ जिंदगी जीने का एक नया तरीका। ये कहानी लालच से शुरू होती है और प्यार इंसानियत पर आकर खत्म हो जाती है। तो आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस अमेजिंग कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द अल्टीमेट गिफ्ट। कहानी की शुरुआत होती है हैमिल्टन रेड से, जो एक अरबपति था। उसके बिजनेस पार्टनर और पुराने दोस्त रेड स्टीवंस की मौत हो चुकी थी और हैमिल्टन इस बात से काफी दुखी था। वो अपनी असिस्टेंट मिस हेस्टिंग को कहता है कि रेड के परिवार को उसकी मौत की जानकारी दे दी जाए। कुछ ही समय बाद रेड का फ्यूनरल होता है। वहाँ उसके सारे परिवार के लोग मौजूद होते हैं। ये वही लोग थे जो सालों से रेड के ट्रस्ट फंड की बदौलत अमीरों जैसी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनमें से किसी को भी रेड की मौत का कोई गम नहीं था। सबके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि जल्द से जल्द वसीयत पढ़ी जाए और पता चले कि उनकी हिस्सेदारी कितनी है। तभी तेज म्यूजिक के बीच एक कार आकर रुकती है। उसमें से सिगरेट पीता हुआ जेसन बाहर निकलता है। वो रेड का पोता है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसके दादा का आज फ्यूनरल है और यहाँ पर उसे कैसे आना चाहिए था। फ्यूनरल खत्म होने के बाद मिस्टर हैमिल्टन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और रेड की मौत पर कुछ भावुक बातें करते हैं, लेकिन परिवार वालों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। तभी रेड का बड़ा बेटा उन्हें बीच में रोककर कहता है कि सीधे वसीयत पढ़ी जाए। उसको पूरा यकीन था कि पिता की कंपनी में उसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा। मिस्टर हैमिल्टन थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन चुपचाप वसीयत पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा था कि रेड के दोनों बेटों ने जिंदगी में कभी भी कंपनी में काम में रुचि नहीं दिखाई, इसीलिए उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और तो और वसीयत में साफ लिखा था कि इसे पढ़ते ही इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर दोनों बेटे गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब बारी आती है रेड के तीसरे बेटे की विधवा जेसन की माँ की। जेसन के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी और बाद में उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। वसीयत के मुताबिक उसे एक बंगला और जीवन भर के खर्च के लिए ट्रस्ट फंड का पैसा दिया जाएगा, लेकिन उस फंड का कंट्रोल मिस्टर हैमिल्टन के पास रहेगा। जेसन भी माँ के साथ ही जाने वाला होता है कि तभी मिस्टर हैमिल्टन उसका नाम लेकर उसको रोकते हैं। जेसन को लगता है कि उसके लिए वसीयत में कुछ नहीं होगा। वैसे भी वो ट्रस्ट फंड के पैसों से ही पहले से ऐश कर रहा है। लेकिन तभी मिस्टर हैमिल्टन एक बॉक्स दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। वो बॉक्स खोलते हैं जिसमें से एक सीडी निकलती है और एक वीडियो चलने लगता है। स्क्रीन पर रेड नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख मैंने जेसन को दिया है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उसे कुछ गिफ्ट दूंगा। लेकिन हर गिफ्ट के लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा और इन टेस्ट में पास या फेल करने का फैसला मिस्टर हैमिल्टन करेंगे। पहला गिफ्ट पाने के लिए जेसन को अगले दिन सुबह 6 बजे की फ्लाइट से टेक्सास जाना होगा। जेसन साफ साफ पूछता है कि आखिर उसके लिए छोड़ा क्या गया है, लेकिन हैमिल्टन सिर्फ इतना कहते हैं कि वहां पहुंचकर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जेसन झुंझलाकर कहता है कि उसे दादा से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई गिफ्ट चाहिए, और वो वहां से चला जाता है। शाम को वो अपनी एक पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब बताता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझाती है कि एक बार वहां जाकर देखना चाहिए, क्या पता उसके दादा ने उसके लिए बड़ी दौलत छोड़ी हो। इसीलिए अगले दिन जेसन एयरपोर्ट पर बिगड़े नवाब की तरह एंट्री करता है, जहां पर मिस हेस्टिंग्स टिकट लेकर खड़ी होती है। जेसन बिना कुछ बोले टिकट छीनकर प्लेन के फर्स्ट क्लास सीट पर बैठने चला जाता है, लेकिन एयर होस्टेस बताती है कि उसका टिकट इकोनॉमी क्लास का है। यह सुनकर जेसन को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसने तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफर किया था और वो टिकट वाकई इकोनॉमी क्लास का था। इसीलिए जेसन को मजबूरन वहीं पर बैठना पड़ता है। वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है, वो एयर होस्टेस से अकड़ कर कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लेकिन यहाँ पर उसकी कोई नहीं चलती। टेक्सास पहुंचकर जेसन एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होता है। तभी एक आदमी उसको देखकर हंसने लगता है
और कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में शायद एक दिन भी काम नहीं किया होगा। जेसन अपनी अकड़ में चुप रहता है, जिसके बाद वो आदमी उसका बैग उठाकर कार में रख देता है। वो अपना नाम गस बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रास्ते में गस जेसन के दादा के बारे में बातें करने लगता है कि कैसे उन्हें मेहनत करना बेहद पसंद था। जेसन सोचता है कि गस बस एक ड्राइवर है, इसीलिए वो बातों को अनसुना करता रहता है। लेकिन तभी गस बताता है कि गाड़ी पिछले आधे घंटे से उसकी ही प्रॉपर्टी में घूम रही है। ये सुनकर जेसन चौंक जाता है, क्योंकि अब उसको पता चलता है कि गस कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि उसके दादा का खास दोस्त है। घर पहुंचकर गस कहता है कि कल सुबह 5 बजे नाश्ता होगा, लेकिन जेसन तो यहाँ पर गिफ्ट लेने आया था, इसीलिए वो तुरंत पूछता है कि गिफ्ट कहाँ पर है। गस बस मुस्कुरा देता है और अंदर चला जाता है। जेसन सोचता है कि शायद उसको सुबह सब कुछ पता चल जाएगा, इसीलिए अगली सुबह गस उसे करंट लगाकर उठा देता है और खेतों पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे लकड़ी के लठ गाड़ने का काम देकर चला जाता है। अब घमंड में डूबा जेसन काम करने के मूड में नहीं होता है, इसीलिए पूरा दिन वो बस आराम करता रहता है और मोबाइल में सिग्नल ढूंढता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके। जहाँ दूसरे दिन वो फिर से खेतों पर जाता है और इस बार कुछ लठ गाड़ देता है, लेकिन सब टेढ़े मेढ़े होते हैं। गस ये देखकर उन लट्ठों को गाड़ी से गिरा देता है। ये देखकर जेसन गुस्से से लाल हो जाता है और काम ही छोड़ देता है। जहाँ शाम को अचानक फोन में सिग्नल आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझाती है कि शायद यही वो काम है जिसे करके तुम्हें दादा की दौलत मिलेगी। उसकी बात जेसन के दिमाग में बैठ जाती है और अब वो ठान लेता है कि वो मेहनत करेगा। अगले दिन वो सबसे पहले उठकर नाश्ता करता है और खेतों में जाकर पूरी मेहनत से लठ गाड़ता है। इस बार सारे लठ एकदम सीधी लाइन में मजबूती से खड़े होते हैं। फिर वो पूरे 1 महीने तक इसी लगन से काम करता रहता है और धीरे धीरे उसे ये मेहनत अच्छी लगने लगती है। गस भी उसकी मेहनत देखकर खुश होता है। जहाँ 1 महीने के बाद गस ये काम किसी और को देकर जेसन को एयरपोर्ट ले जाता है। वहाँ वो कहता है कि तुमने साबित कर दिया है कि अगर चाहो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। जेसन फिर गिफ्ट के बारे में पूछता है, लेकिन गस हंसकर वहाँ से चला जाता है। इसीलिए गुस्से में जेसन मिस्टर हैमिल्टन के ऑफिस जाता है और कहता है कि मुझसे 1 महीने तक मजदूर की तरह काम करवाया गया, लेकिन मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला। तुम इसको गिफ्ट कहते हो? मिस्टर हैमिल्टन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये मेहनत का गिफ्ट था और तुम पहला टेस्ट पास कर चुके हो। फिर वो बताते हैं कि आगे भी कई गिफ्ट हैं, लेकिन हर एक के लिए एक नया टेस्ट देना होगा। जेसन उनकी बात पर भड़क उठता है। वो कहता है कि मेरे दादा ने जितना पैसा छोड़ा है वो सब अभी दे दो, लेकिन हैमिल्टन कोई जवाब दिए बिना वहां से चले जाते हैं। गुस्से में जेसन अपने अपार्टमेंट लौटता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका सारा सामान गायब है। बाहर खड़ी उसकी कार भी कोई ले जा रहा था। वो समझ जाता है कि ये सब हैमिल्टन का ही काम है और अब उसे उनकी शर्त माननी ही पड़ेगी। वो वापस ऑफिस पहुंचता है, जहां हैमिल्टन उसे दादा की अगली वीडियो दिखाते हैं। रेड कहते हैं कि तुमने जिंदगी दोस्तों और लड़कियों पर पैसे उड़ाने में गुजारी है, अब देखते हैं इनमें से कौन तुम्हारा असली दोस्त है। अगला टेस्ट ये था कि महीने के एंड में जेसन को एक सच्चे दोस्त के साथ लौटना होगा। काफी समय बाद जेसन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ वो सबसे महंगी शैंपेन मंगाता है और पेमेंट के लिए कार्ड देता है, लेकिन वेटर बताता है कि उसके कार्ड में पैसे नहीं हैं। जेसन को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये भी हैमिल्टन का खेल है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम बिल दे सकती हो? जिसको सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड मुंह बनाकर कहती है, तुम मुझसे बिल भरने को कह रहे हो, और वो उसको छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जेसन अपने सभी दोस्तों को फोन करता है, जिन पर वो पहले खूब पैसे लुटा चुका था, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि उसे रात में रुकने तक की जगह भी नहीं मिलती है। इसलिए गुस्से में जेसन अपना फोन तोड़ देता है। आखिर में वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन वो भी दरवाजे पर ही उसको रोक देती है। उसकी माँ कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद करी तो मेरा घर और खर्चा देने वाले पैसे सब कुछ छिन जाएगा और मैं भी तुम्हारी तरह सड़क पर आ जाऊंगी। जेसन हैरान रह जाता है कि वो उसका बेटा होते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पा रही है। जिंदगी में पहली बार जेसन ने लोगों के असली चेहरे देख लिए थे।
अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो स्विमिंग पूल के पास पड़ी एक बेंच पर सो रहा होता है। क्लीनर उसको भिखारी समझकर वहाँ से भगा देता है और मजबूरन वो पार्क में जाकर एक बेंच पर लेट जाता है। लेकिन वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है जो पागल जैसा लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये मेरी बेंच है। जेसन अपनी पुरानी अकड़ में बोलता है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। जिसके बाद वो आदमी कहता है, ठीक है, हम इसका फैसला टॉस करके करेंगे। लेकिन दोनों के पास सिक्का नहीं होता। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है, उसका नाम एमिली होता है। वो उन्हें एक सिक्का दे देती है। अब जैसे जेसन सिक्का उछालने लगता है, वो आदमी सिक्का हवा में पकड़कर भाग जाता है। एमिली जेसन से कहती है कि उसको पकड़ो, लेकिन जेसन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर से बेंच पर लेट जाता है। एमिली को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसे एक लूजर और ना जाने क्या क्या कह देती है। तभी वहाँ पर एमिली की माँ आती है जो उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद पूरा महीना जेसन सड़कों पर ही बिताता है। कभी कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाता था जो अब किसी और अमीर लड़के के साथ है। एमिली और उसकी माँ एलेक्सिया अक्सर उसी पार्क में आती है। एक दिन जेसन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एमिली को दोस्त बनाकर हैमिल्टन के सामने ले जाए और टेस्ट को पास कर। लेकिन एमिली उससे कोई बात ही नहीं करती है। महीने के आखिरी दिन वही पागल सा आदमी एमिली और उसकी माँ को परेशान करने लगता है। ये देखकर जेसन को बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे बेंच देने का लालच देकर वहाँ से भगा देता है। एमिली और एलेक्सिया खुश होकर उससे बातें करने लगती है। बातों में जेसन उन्हें सच्चाई बता देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ चलो तो मैं एक टेस्ट पास कर लूंगा। अब एमिली और एलेक्सिया उसकी मजबूरी समझती हैं, इसीलिए वो दोनों उसके साथ मिस्टर हैमिल्टन के पास आ जाती है। वहाँ एमिली पूरे आत्मविश्वास से कहती है, मैं जेसन की बेस्ट फ्रेंड हूँ और जिंदगी भर उसकी दोस्त रहना चाहती हूँ। ये बात वो सच में दिल से कह रही थी। अब ये देखकर मिस्टर हैमिल्टन मान जाते हैं कि एमिली सच कह रही है और वो जेसन की सच्ची दोस्त है। और इस तरह जेसन दूसरा टेस्ट भी पास कर लेता है। अब बाहर आने पर एमिली अगले दिन भी पार्क में मिलने के लिए कहती है, लेकिन जेसन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता। उसने एमिली को थैंक यू तक नहीं बोला था। एमिली और एलेक्सिया को ये बर्ताव बुरा लगता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। अब हैमिल्टन के ऑफिस में जेसन को उसके दादा की अगली वीडियो दिखाई जाती है। रेड कहते हैं कि पैसे तुम्हारे लिए हमेशा से मौजूद रहे हैं, जैसे हमारे लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है, इसीलिए हमें उसकी कद्र नहीं होती। और जेसन को भी पैसों की कद्र नहीं है, मतलब उसने उसकी असली कीमत कभी समझी ही नहीं थी। जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। हैमिल्टन उसको $100 का पेचेक देते और कहते हैं कि टेक्सास में जो तुमने काम किया था ये उसी की कमाई है। तुम्हारा अगला टेस्ट है, इन पैसों को एक ऐसे इंसान पर खर्च करना होगा जिसे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जेसन पूछता है कि आपको कैसे पता चलेगा। हैमिल्टन बस मुस्कुराकर कहते हैं, हमें सब पता रहता है। जिसके बाद जेसन पार्क में जाता है जहाँ पर उसे वही पागल आदमी दिखता है। वो उसे पैसे देना चाहता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है और एक पर्स गिरा देता है। पर्स खोलकर जब वो देखता है तो वो समझ जाता है कि ये एलेक्सिया का है, जिसमें $100 का एक हॉस्पिटल बिल पड़ा था जो अभी तक उनसे भरा नहीं गया था। जेसन पर्स लेकर अस्पताल पहुंचता है और चुपचाप एमिली के बेड के पास रख देता है। लेकिन तभी एलेक्सिया आ जाती है। जेसन उसे पैसे देना चाहता है, लेकिन एलेक्सिया मना कर देती है। वो कहती है, तुम हमें फिर से किसी गेम की तरह इस्तेमाल करोगे, और वो एमिली के कमरे में चली जाती है। तभी जेसन उस प्राइवेट डिटेक्टिव को देख लेता है जिसे हैमिल्टन ने उसकी निगरानी के लिए रखा था। वो $100 उसको देकर कहता है कि एमिली का बिल भर देना। इसके बाद वो हैमिल्टन के पास लौटता है और अगले टेस्ट के बारे में पूछता है। और अब उसका अगला टेस्ट शुरू होता है। थैंक्सगिविंग फेस्टिवल आने वाला था और प्लान था कि पूरी फैमिली एक साथ बैठे और देखा जाए कि वसीयत के बाद से किसी में कोई बदलाव आया है या फिर नहीं। लेकिन फेस्टिवल में अभी कई दिन बाकी थे, इसीलिए जेसन हॉस्पिटल के चर्च में एमिली से मिलने चला जाता। जब से उसको पता चला था कि एमिली बीमार है और उसकी मॉम एलेक्सिया अकेले उसका इलाज के लिए संघर्ष कर रही है, तब से उसके मन में उन दोनों के लिए एक अलग सी हमदर्दी पैदा हो गई थी। जेसन जैसा भी था, एमिली उसे दिल से पसंद करती थी और चाहती थी कि उसकी मॉम और जेसन के बीच रिश्ता जुड़ जाए। यहाँ तक कि उसने मासूमियत से ये भी कह दिया था कि अगर जेसन उसकी मॉम को किस करेगा तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। एमिली की ये प्यारी बातें सुनकर जेसन मुस्कुरा देता है और महसूस करता है कि उसे भी एमिली से बहुत लगाव हो गया है।
इसी बीच अस्पताल में एलेक्सिया को पता चलता है कि एमिली के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनकर वो टूट जाती है। जेसन उसके पास जाता है और वो उसके कंधे पर सर रखकर रो पड़ती है। बाद में दोनों अस्पताल के कैफे में बैठकर बातें करते। एलेक्सिया उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसको समझ आ चुका था कि उसका $100 का हॉस्पिटल बिल जेसन ने ही भरा था। जेसन उसका मन हल्का करने के लिए उसे थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पर अपने साथ चलने का न्योता देता है, लेकिन एलेक्सिया मना कर देती है क्योंकि ऐसे वक्त में वो एमिली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मगर जब एमिली को ये पता चलता है कि जेसन ने उसकी मॉम को इनवाइट किया है, तो वो अपनी मॉम को जबरदस्ती उसके साथ भेज देती है। फेस्टिवल में खाने की टेबल पर जेसन की फैमिली वसीयत को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई। एलेक्सिया को ये देखकर हैरानी होती है कि इन सब में कितना लालच भरा हुआ है। यहाँ तक कि वो अपने गुजर चुके पिता के बारे में भी गलत बातें कर रहे हैं। ट्रस्ट फंड के पैसे तो अभी भी वो उड़ा रहे थे, लेकिन वसीयत से कम मिलने पर वो सब गुस्से में थे। अब सबको शक होने लगता है कि बड़ी प्रॉपर्टी शायद जेसन को ही मिली है और वो उससे बहस शुरू कर देते हैं। जेसन कुछ नहीं बताता और एलेक्सिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एलेक्सिया को लगता था कि जेसन अलग है, लेकिन जब वो कहता है कि जिंदगी में पैसे सब कुछ है और पैसों के बिना इंसान कुछ नहीं है, तो उसका भरोसा टूट जाता है। जाते जाते वो कहती है कि मैं तुम्हारे $100 जल्द ही लौटा दूंगी। जेसन बस चुपचाप उसे जाता देखता रहता है। अब उसे अपने अगले टेस्ट के लिए साउथ अमेरिका के एक गांव में जाकर लाइब्रेरी में काम करना था। पहले तो वो साफ मना कर देता है क्योंकि वही उसके पिता का प्लेन क्रैश में निधन हुआ था और वो इसके लिए अपने ग्रैंडफादर को जिम्मेदार मानता था। लेकिन मिस्टर हैमिल्टन के समझाने पर आखिरकार वो तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो एलेक्सिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चुपचाप ही निकल जाता है। पर तभी पीछे से एमिली कहती है कि मैं क्रिसमस पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी जेसन। जहां साउथ अमेरिका पहुंचकर जेसन एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करने लगा, जिसे सालों पहले उसके पिता ने शुरू किया था। वहां उसे अपने बचपन का एक पुराना खत भी मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस पापा जल्द ही घर लौट आए। लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटे। एक दिन लाइब्रेरी में एक आदमी उससे कहता है कि वो उस रात वहां मौजूद था जब उसके पिता की मौत हुई थी। जेसन उससे उस जगह चलने की गुजारिश करता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है क्योंकि वहां खतरनाक लुटेरे रहते हैं। पर अगली सुबह जेसन अकेले ही वहां जाने के लिए निकल पड़ता है, जहां रास्ते में वही आदमी उसकी कार में बैठ जाता है। वहां पहुंचकर जेसन अपने पिता की यादों में खो जाता है। तभी वहां पर लुटेरे आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिरौती के लिए कैद कर देते हैं। कई हफ्तों तक वो वहीं पर बंद रहते हैं और जेसन की उम्मीद टूटने लगती है। एक दिन लुटेरे उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर लाते और हवा में गोलियां चलाते हैं और मेरी क्रिसमस कहकर जश्न मनाते हैं। लेकिन उनके लीडर के मुताबिक अगली सुबह उन्हें मार दिया जाएगा। उस रात जेसन की किस्मत साथ देती है। उनमें से किसी ने दरवाजे को ढंग से बंद नहीं किया था। वो भागने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे एहसास होता है कि जो आदमी जान जोखिम में डालकर उसको यहाँ पर लाया था, उसे पीछे छोड़ना ठीक नहीं होगा। वो वापस जाता है और वापस जाकर पहरेदार को बेहोश कर देता है और उस आदमी को लेकर वहां से भाग निकलता है और आखिरकार वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। जहां पर एयरपोर्ट पहुंचते ही जेसन देखता है कि एलेक्सिया उसका इंतजार कर रही है। वो दोनों गले लगते हैं और जेसन वादा करता है कि अगला क्रिसमस हम सब साथ मनाएंगे। लेकिन एलेक्सिया कहती है अब कोई अगला क्रिसमस नहीं होगा। जेसन समझ जाता है कि वो एमिली की बात कर रही है, जिसके पास अब शायद कुछ ही दिन बचे हैं। वो अस्पताल में उससे मिलने जाता है। एमिली उदास होती है और नाराज भी क्योंकि क्रिसमस पर वो नहीं आया था। जेसन उसके गाल पर किस करता है और कहता है कि मैंने तुमको बहुत मिस किया। एमिली कहती है कि वो क्रिसमस पर हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी, जिसके लिए जेसन थोड़ा वक्त मांगता है। लेकिन एमिली अपनी कमजोर आवाज में कहती है मुझे अभी जाना है। जेसन तुरंत मिस्टर हैमिल्टन को कॉल करके प्राइवेट जेट की रिक्वेस्ट करता है। पहले वो मना करते हैं, लेकिन उनकी असिस्टेंट बीच में ही बोलकर प्लेन का इंतजाम कर देती है और मिस्टर हैमिल्टन भी चुप हो जाते हैं। जेसन एमिली और एलेक्सिया को लेकर टेक्सास पहुंचता है, जहां गस ने अपना घर खूबसूरत क्रिसमस लाइट से सजा रखा था। एमिली को ये देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन जल्द ही जेसन को पता चलता है कि हॉर्स राइडिंग का शौक असल में एमिली का था ही नहीं, वो शौक उसकी माँ एलेक्सिया का था। एमिली ने ये इच्छा सिर्फ अपनी माँ के लिए जताई थी।
अब अगले 3 दिनों तक वो गस के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए निकलते हैं। सवारी के दौरान जेसन घोड़े से उतरकर एलेक्सिया से कहता है कि हमें एमिली की खुशी के लिए कुछ खास करना चाहिए। वो धीरे से एलेक्सिया को किस करता है और दूर से ये देखकर गस और एमिली मुस्कुरा उठते हैं। जिसके बाद एक रिकॉर्डिंग में जेसन के ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि उसका अपना कोई सपना है जिसको पूरा करना चाहता है। जेसन को समझ नहीं आता कि उसका खुद का सपना क्या है। अब तक तो वो बस अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता था, इसीलिए वो एमिली से उसका सपना पूछता है। एमिली कहती है कि मेरा सपना बस इतना है कि मैं उन लोगों के साथ रहूं जो मुझको प्यार करते हैं और जो एक दूसरे से भी प्यार करते हैं। और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया है। जहां अगले दिन जेसन मिस्टर हैमिल्टन के ऑफिस में जाता है और कहता है कि भले ही उसे अपना सपना पता ना हो, लेकिन वो दूसरों के सपने पूरे करने की चाहत रखता है। ये सुनकर मिस्टर हैमिल्टन मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि शायद उसके ग्रैंडफादर को उसी जवाब की उम्मीद थी और इनाम के तौर पर जेसन को $100 मिलियन का चेक सौंपा जाता है, जिसे वो अपनी इच्छा से खर्च कर सकता था। जेसन तय करता है कि वो एक ऐसा अस्पताल बनवाएगा जहां गंभीर बीमार बच्चों का इलाज तो होगा, साथ ही साथ उनके माता पिता की रहने की व्यवस्था और नौकरी पाने में मदद करने के लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट सेंटर भी बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए $50 मिलियन की जरूरत और जेसन सभी इन्वेस्टर्स को, जिसमें मिस्टर हैमिल्टन भी शामिल थे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है। लेकिन अचानक मीटिंग के दौरान एलेक्सिया को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है और शक होने पर जेसन उसके पीछे अस्पताल पहुँचता है। वहाँ एमिली के कमरे से एलेक्सिया के रोने की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि शायद अब एमिली इस दुनिया में नहीं रही। दोनों उसकी याद में कई दिनों तक उदास रहते हैं, जहां कुछ समय बाद जेसन और एलेक्सिया मिलकर उस अस्पताल की नींव रखते हैं, जिसका नाम वो एमिली के नाम पर रखते हैं। इसी दौरान मिस्टर हैमिल्टन जेसन को उसके ग्रैंडफादर का आखिरी मैसेज सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि अपने सबसे होनहार बेटे यानी जेसन के पिता की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और शायद इसी वजह से उन्होंने इन टेस्ट के जरिए जेसन को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की है और वो इसमें सफल भी हुए हैं। ये मैसेज सुनकर जेसन की आंखें भर आती है और वो भावुक होकर कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद मिस्टर हैमिल्टन वसीयत पढ़ते हैं, जिसके मुताबिक जेसन को रेड स्टीवंस की $2 बिलियन की पूरी कंपनी का मालिक बनाया जाता है। ये सुनकर जेसन कुछ देर तक हैरान रह जाता है और एंड में मिस्टर हैमिल्टन अपने पुराने दोस्त रेड को याद करते हुए रिटायर होने का फैसला करते हैं। जिसके बाद कहानी के एंड में जेसन और एलेक्सिया एक साथ दिखाई देते हैं और यहीं पर ये ब्यूटीफुल स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द अल्टीमेट गिफ्ट की कहानी आपको पसंद आई होगी, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वेल, इसका एक और पार्ट है जिसका नाम है द अल्टीमेट लाइफ, जो मैं आपके लिए बहुत जल्द कवर करूंगा। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।